नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो अर्लीस्ट बुक्स हैं एंड जो बुरियल्स हैं वो हमें ऐसा क्या बताते हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हम एक स्टोरी के साथ शुरू करेंगे जो कि एक बच्ची की स्टोरी है जिसका नाम मैरी है और उसका एक्सपीरियंस है जब वो लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम जाती है। मैरी इन द लाइब्रेरी एज द बेल रिंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas? What are the Vedas?" Mary wondered. "Let us find out." तो जैसे ही बेल बजी, टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को उसको फॉलो करने के लिए कहा बिकॉज दे वर गोइंग लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर गई उसने पाया कि जो लाइब्रेरी है वो लार्जर है उसकी जो क्लासरूम है उससे। एंड देयर वर सो मेनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और वहाँ जितने भी शेल्फ्स थे वो सारे के सारे बुक्स से भरे हुए थे। और एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड रखा हुआ था जो कि लार्ज ओल्ड वॉल्यूम से भरा हुआ था, जिसको देखकर मैरी ने कपबोर्ड खोलने की ट्राई किया। और वैसे टीचर ने कहा कि ये जो कपबोर्ड है यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बुक्स रखी गई हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन के ऊपर हैं। और टीचर ने ये भी पूछा, क्या तुम जानती हो हमारे पास सेट ऑफ वेदास है? अच्छा, वेदास होते क्या हैं? तो मैरी वंडर्ड हुई। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में आगे चैप्टर को पढ़कर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन दी वर्ल्ड। तो जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है इन दी वर्ल्ड वो हमारे वेदास है। और वेदास में सबसे पहले जो वेदास लिखा गया था वो हमारा ऋग्वेदा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। You may have heard about the Vedas. There are four of them: the Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Athar Veda. The oldest Veda is Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. Three gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो जो वेदास हैं जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, देयर आर 4 वेदास जिनका नाम ऋग्वेदा है, साम वेदा है, यजुर्वेदा है एंड अथर्ववेदा है। जिसमें से जो अर्लीस्ट वेदा है वो ऋग्वेदा है। तो जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जिसमें हमारा ऋग्वेदा लिखा गया। और जो बाकी के 3 वेदास हैं, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये लेटर वैदिक पीरियड में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओल्डेस्ट वेदा है वो ऋग्वेदा है, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर एगो। इसे 3500 साल पूर्व कंपोज किया गया है। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स 1000 ऑफ हाइम्स। इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा हाइम्स हैं जिन्हें हम सुक्तास कहते हैं। ये जो हाइम्स हैं ये हैं प्रेज टू गॉड एंड गॉडेस। और जो इम्पोर्टेंट गॉड्स हैं 3, उनके नाम ये हैं: अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा द वॉरियर गॉड एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो अग्नि है जो वो गॉड ऑफ फायर है, इंद्रा वॉरियर का गॉड है, और जो सोमा है वो एक प्लांट है फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। These hymns were composed by sages. Priests taught students to recite and memorize each syllabus, word and sentence bit by bit with a great care. Most of hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. तो जो hymns है वो कंपोज करी जाती थी by the ऋषिस और सेजेस। आजकल तो आप देखेंगे कि वेदास हम कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो डोमिनेशन है वो ब्राह्मण्स का हुआ करता था, ऋषिस का हुआ करते थे। और जो प्रीस्ट है, पहले जो ऋग्वेदा है वो लिखा नहीं गया था। पहले जो प्रीस्ट हैं यानी कि जो पुजारी हैं, सेजेस हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को ऋग्वेदा रिसाइट कराया करते थे, यानी कि एक तरीके से उसका वो जप कराया करते थे, उनको बोल के प्रैक्टिस कराते थे, बोलकर वो उनको मेमोराइज कराते थे ईच सिलेबस, वर्ड और सेंटेंस। उस टाइम पे कोई लिखा नहीं जाता था, बोल बोलकर उस टाइम पे सिखाया जाता था विद ग्रेट केयर। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय मैन। तो जो जितने भी हाइम्स हैं वो कंपोज किए जाते थे या सिखाए जाते थे या सीखे जाते थे बाय द मैन। उस समय पर कुछ ही वुमेन्स हैं जिनके द्वारा ऋग्वेदास पढ़ा जाता था। द ऋग्वेदा इज अ ओल्ड और वैदिक संस्कृत। तो जो ऋग्वेदा है
वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, कंपोज किया गया है, जो कि जो प्रेजेंट डे संस्कृत है जो हम आज स्कूल में पढ़ते हैं उस संस्कृत से डिफरेंट है। तो चलिए एक नज़र इस पे डालते हैं, संस्कृत एंड दी अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियंस। सम इंडियंस लैंग्वेजेस सच एज असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एज पर्सियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक्स, इटालियन एंड स्पेनिश belong to this family. They are called family because they originally had words in common. तो जो संस्कृत है वो किस फैमिली का पार्ट है? जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उस फैमिली का पार्ट है जो हमारी संस्कृत है। तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ये कॉमन फैमिली से बिलोंग करती है। कॉमन फैमिली से बिलोंग करती है का मतलब इनके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिमिलर हैं एक दूसरे से, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिससे जो स्कॉलर्स हैं वो ये पता लगाते हैं कि ये एक टाइम पर एक फैमिली से बिलोंग करती रही होंगी। जैसे कि सम इंडियन लैंग्वेजेस जो कि असमी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी या सिंधी हो गया। और यहाँ पे कुछ एशियन लैंग्वेजेस हैं जो पर्शियन हो गई या मैनी यूरोपियन लैंग्वेज हो गई, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, इंडियन लैंग्वेज और ये लैंग्वेज एशियन लैंग्वेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है जो संस्कृत में हम मात्र बोलते हैं, मात्र यानी कि माता, हिंदी में हम माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। तो ये कुछ हद तक एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो जिससे हमें पता चलता है ये एक टाइम पर एक ही फैमिली पर से बिलोंग करते हैं जो, और उसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो आर्यंस द्वारा अपनाई गई थी। आर्यंस के बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to the Dravidian family. And the languages spoken in the Jharkhand and the parts of central India belong to the Austro-Asiatic family. तो जो other languages हैं जो कि हमारे सबकॉन्टिनेंट में यूज की जाती है वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल दोज यूज्ड इन दी नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी भाषा बोली जाती है, वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से रिलेट करती हैं। और जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगर आप इन लैंग्वेजेस को जानते होंगे, तमिल या तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, तो आप देखेंगे कि इनमें कई सारे वर्ड सिमिलर हैं। आप फाइंड करेंगे कि इनमें कई सारे वर्ड सिमिलर पाए जाएंगे। और वैसे ही जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. तो जो आज हम वेदास पढ़ने के लिए जो हम बुक्स को यूज करते हैं वो रिटन है और प्रिंटेड है। पर ऋग वेदा पहले के टाइम पे रिसाइट किया जाता था या सुना जाता था rather than रीड करने के बजाय। It was written down several century after it was first composed. जब ये फर्स्ट बार कंपोज किया गया था उसके कुछ सेंचुरी बाद इसको लिखा गया था, जिसे लगभग 200 साल पहले ही लिखा गया था, यानी कि प्रिंटेड किया गया था। तो चलिए इस टॉपिक पे आ जाइए, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदास, यानी कि जो हिस्टोरियंस है हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने ऋग्वेदा कैसे पढ़ा। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन they examine written sources as well. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. This is a part of such hymns, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers Bias and Satluj that were worshipped as a goddess. तो जो हिस्टोरियन है यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट वो पास्ट के बारे में पता लगाते हैं बाय द मटेरियल रिमेन्स, बट फॉर एडिशन वो एग्जामाइन करते हैं जो रिटर्न सोर्सेस है उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें और भी अच्छे से पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। तो ऐसे ही उन्होंने ऋग्वेदा को पढ़ा जिससे उन्हें जो ऋग्वेदा टाइम की जो लाइफ हुआ करती थी उसके बारे में उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। और कई सारी जो हाइम्स हैं जो ऋग्वेदा में है वो इन द डायलॉग फॉर्म्स में है। तो ऐसे ही हमें एक डायलॉग मिलता है बिटवीन द सेज जिनका नाम विश्वामित्रा है एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज, यानी कि जो विश्वामित्र हैं और ब्यास और सतलुज जो रिवर है इनके बीच हमें कन्वर्जेशन मिलती है, डायलॉग्स मिलते हैं। तो चलिए अगर आपको ये समझ आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है
एक मनुस्क्रिप्ट की है जिस पे ऋग्वेदा लिखा गया था। तो ये जो ऋग्वेदा की जो मनुस्क्रिप्ट है ये बर्च बार्क पे लिखा गया है। मैंने बर्च बार्क आपको बताया, बर्च एक ट्री है, उसकी बार्क पे यानी कि उसकी जो छाल है उस पर पहले के टाइम पे लिखा जाता था। उस टाइम कोई पेजेस नहीं हुआ करते थे। उस टाइम जो बर्च ट्री है जो कि हिमालय रीजन में मिलता है वहां पर उसकी बार्क पे लिखा जाता था। तो जो ऋषि हैं वो उसी पर लिखा करते थे, तो जिन्हें हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। ये जो मनुस्क्रिप्ट की आपको पिक्चर दे रखी है ये हमें कश्मीर में मिलती है। अबाउट 150 ईयर एगो इसे बनाया गया होगा और ये अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा है। और हमें जो ऋग्वेदा है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी मिलती है। इट वॉज नाउ प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, जो कि पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व करके लाइब्रेरी में रखा गया है। अभी कुछ देर पहले हमने डायलॉग्स के बारे में बात करी थी जो ऋग्वेदा में दे रखे थे, बिटवीन द विश्वामित्रा एंड ब्यास एंड सतलुज। तो ये मैं आपको एक बारी पढ़ के बता देता हूँ। विश्वामित्रा, O river, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. You move like chariot to the sea. Through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. तो जो विश्वामित्र है वो रिवर से कहते हैं, ओ रिवर, आप माउंटेन से नीचे आइए, लाइक अ टू स्विफ्ट हॉर्स, यानी कि टू तेज घोड़ों की तरह, एंड टू शाइनिंग काउस की तरह, जो कि अपने बछड़े को लिक कर रही हैं। इस तरीके से नीचे बुला रहा है विश्वामित्र माउंटेन से दोनों रिवर्स को। यू मूव लाइक चैरियट टू द सी, आप चैरियट की तरह सी की तरफ मूव करती हो, थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, एंड यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। आप फुल ऑफ वाटर हैं और विश टू यूनाइट वन अनदर, एक दूसरे से यूनाइट होना चाहती हैं। द रिवर्स, अब रिवर्स कहती हैं, We who are full of water move along the path the God have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? तो जो दो रिवर्स हैं वो विश्वामित्र से कहती हैं कि हम जो वाटर से फुल है, यानी कि वाटर से हम परिपूर्ण है, मूव अलॉन्ग द पैथ द गॉड हैव मेड फॉर अस, हम उस रास्ते से गुजर रहे हैं जो स्वयं भगवान ने हमारे लिए बनाया है। एंड वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, और एक बारी जब हम फ्लो करना शुरू करते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता। वाई यू प्रे टू अस, तुम हमारी पूजा क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र फिर रिप्लाई करता है, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट एंड कार्ट, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों कृपया मेरी बात सुनो, वह गायक जो दूर से अपने रथों और गाड़ियों के साथ आया है अपने पानी को हमारे धुरों से ऊपर ना उठने दे ताकि हम सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। फिर रिवर विश्वामित्र को रिप्लाई देती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे ताकि आप सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। देन द हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in the society where horses and cows were valued animal. That is why the rivers are compared to horses and cows. तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बताते हैं कि ये जो हाइम्स हैं ये जिस एरिया में कंपोस्ट की गई हैं जहाँ पर रिवर फ्लो करती है, दे आल्सो सजेस्टेड, तो जो हिस्टोरियंस हैं वो यह बताते हैं कि जहाँ पर यह हाइम्स कंपोस्ट की गई हैं वो उसी रिवर एरिया के आसपास कंपोस्ट की गई हैं जहाँ से ये रिवर फ्लो होती हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो सेज हुआ करते थे वो उस सोसाइटी में रहा करते थे जहाँ पे हॉर्सेस और काउस को बहुत ही वैल्यू दी गई थी, जिसके कारण जो रिवर है उसको हॉर्सेस और काउ के साथ कंपेयर किया गया था। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स tributaries and the Saraswati are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. तो जो अदर रिवर्स हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन की गई हैं उनमें से इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और जो सरस्वती है उनका भी जो नाम है वो हाइम्स में लिया गया है, पर जो गंगा और यमुना है उनका नाम बस एक ही बार हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको विश्वामित्र और जो ये टू रिवर्स हैं इनके बीच जो कन्वर्सेशन हुई आपको ये समझ आई होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक
cattle, horses, and chariot. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battle, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. तो जो many prayers हैं in the Rig Veda, वो ज़्यादातर जो प्रेयर्स हैं वो कैटल्स के लिए या चिल्ड्रंस के लिए, स्पेशली जो सन्स हैं उनके लिए, या जो हॉर्सेस हैं इनके लिए करी जाती थी प्रेयर्स। जो उसमें जो प्रेयर्स लिखी है वो इन्हीं के लिए लिखी गई हैं मोस्टली। तो जो चैरियट हुआ करता था जिसे बैटल के टाइम यूज़ किया जाता था, वो हॉर्सेस द्वारा यॉक्ट किया जाता था। और जो बैटल्स हैं वो फॉट की जाती थी टू कैप्चर कैटल। कैटल्स के लिए जो बैटल हैं वो लड़ी जाती थी, और जो बैटल्स हैं वो फॉर land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly। जो crops जल्दी उग जाती है या जो pasture land है उनके लिए भी land है जो वो acquire की जाती थी through the battles। और जो कुछ battles हैं वो water के लिए और to capture people इनके लिए भी fought की जाती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into the fire. These were meant for the god and goddesses. Offering could include ghee, grain, in some cases animal। तो जो वेल्थ है जो लीडर द्वारा ऑब्टेन की जाती थी, उसमें से जो कुछ वेल्थ है वो प्रिस्ट को दान में दे दी जाती होगी या रेस्ट अमंग द पीपल, और जो बाकी बची थी वो जनता में बांट दी जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ वाज यूज्ड टू परफॉर्म यजना, और जो वेल्थ है वो यजनास यानी कि यज्ञ टाइप या जो सेक्रीफाइसेस है उन्हें परफॉर्म करने में वेल्थ इस्तेमाल की जाती थी, जिसके अंतर्गत जो लीडर है वो ऑफर करते थे घी, ग्रेन and animals in some cases to the god and goddesses in the fire. Most men took part in this war. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leader who were often brave and skillful warrior। तो जो मोस्टली जो मैन है वो वॉर्स में पार्ट लिया करते थे। और जो वैदिक टाइम है यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड है जब ऋग्वेदा कंपोज किया गया था, उस समय पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं रखी जाती थी लीडर द्वारा, बट उस समय पर असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पर जो पीपल हैं वो इकट्ठे होकर डिस्कस किया करते थे मैटर ऑफ वॉर्स एंड पीस, जिसमें वो अपना लीडर चुनते थे जो कि ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर हुआ करता होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। There were several ways of describing people in the term of work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices। Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda। तो यहाँ पर कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम पीपल्स को डिस्क्राइब किया करते थे। यहाँ पर कई सारे वेज हैं, कई सारे मार्क हैं जिनके द्वारा हम पीपल्स को डिस्क्राइब किया करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क दे डू, वो क्या काम करते थे, किस तरीके की लैंग्वेज बोला करते थे, किन प्लेसेस से वो बिलोंग करते थे, या किस फैमिली या कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस वो किया करते थे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो चलिए जानते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं ऋग्वेदिक पीपल को। देयर वर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म of their work, the priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and Rajas। These Raja were not like the one you will be learning about later. They did not have capital city, places or armies, nor did they collected tax। तो यहाँ पर जो जनरली हम दो ग्रुप्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, एक तो जो प्रिस्ट हो गए जिन्हें ब्राह्मीन्स कहा जाता है जो कि वेरियस रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, एंड द राजास। जो यहाँ पे राजास है उसका मतलब वो नहीं जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो राजा हुआ करते थे इनकी कोई ना कैपिटल हुआ करती थी, ना कोई सिटी हुआ करती थी, ना कोई पैलेस हुआ करता था, ना कोई आर्मीज हुआ करती थी, ना ही ये किसी तरीके का टैक्स कलेक्ट किया करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास। तो जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि जो किंग की पोस्ट है वो हेरिडेटरी बन जाएगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर जो सभा होती है या समिति होती है वहाँ पे जो लोग होते थे ट्राइब के वो हिस्सा लिया करते थे और अपना राजा चूज किया करते थे। टू वर्ड वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल।
One was a word of Jana, which we still use in Hindi and other languages, and the other was Vis. The word Vaisya come from the Vis. You will learn more about this in chapter 5. Several Vis or Jana are mentioned by the name, so we find reference of the Puru Jana or Vis, the Bharata Jana or Vis, the Yadu Jana or Vis, and so on. तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम पीपल को या जो कम्युनिटी है उसे हम डिस्क्राइब किया करते थे। तो जो एक वर्ड है उसे हम जना बोलते हैं और दूसरा है जो वो विस है। तो जो वैश्या वर्ड है वो हमारा विस से ही आया है। तो यानी कि जना या विस का मतलब होता है कम्युनिटी, और ऋग्वेद में हमें ऐसी कुछ कम्युनिटीज यानी कि विस या जना के बारे में पता चलता है, जैसे कि उरु या भारत या यदु और अन्य। ये जो कम्युनिटीज हैं इनके जो नेम है वो ऋग्वेदा में मेंशन किए गए हैं। Sometimes the people who composed the hymns describe themselves as Aryas and call their opponent Dasa and Dasyos. These were the people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term Dasa and the feminine Dasi came to mean slave. Slaves were the women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were the other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो कई बार जो पीपल हैं तो जिन्होंने हाइम्स हैं जो ऋग्वेदा के वो कंपोज किए गए हैं वो अपने आप को आर्यस कहते हैं और अपने अपोनेंट्स को दासा एंड द दासियोस कहते हैं। जो आर्यंस हैं ये बाहर से आएंगे हमारी कंट्री में, और जो दासा दासियोस हैं जिन्हें ये अपोनेंट मानते थे, जिनको आर्यंस ने हराकर हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उस पे अपना वर्चस्व हासिल करेंगे। तो ये जो दासा दासियोस हैं ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे और प्रोबेबली ये डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे। तो जो टर्म दासा और फीमेल के लिए दासी यूज किया जाता है जिनका अर्थ स्लेव है, यानी कि स्लेव वुमेन और मैन। द लेटर द टर्म दासा एंड फॉर फीमेल दासी यूज में लाए गए ये दोनों वर्ड दासा और दासी, दासा मेल के लिए और दासी फीमेल के लिए, जिनका अर्थ स्लेव कहा गया। और ये जो स्लेव्स हुआ करते थे मैन वुमेन, इनको वॉर में कैप्चर करके लाया जाता था और जो आर्यंस हैं वो इन्हें अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज करते थे, यानी कि वो इनसे जो मर्जी काम जो उनको चाहिए काम वो इनसे करवाया करते थे। इनको नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। और जो ऋग्वेद है वो कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वहाँ पर कई अन्य डेवलपमेंट्स भी किए गए। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। इनमें से कुछ के बारे में हम आगे देखेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए और हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।